राधे राधे फ्रेंड्स। वह काफी एम्बेरस हो गया था। वह तो नूर से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। चाबी लेकर तो वह जाने लगा तो नूर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए? राजवीर के कदम रुक गए। उसने नूर की तरफ देखकर कहा, किस बात की सॉरी? गलती होटल वालों की है, ना कि मेरी और ना तुम्हारी। सो फॉरगेटेड अबाउट माई सॉरी। ये बोलकर राजवीर चला जाता है। नूर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नूर अपना मुंह बना लेती है। वह दरवाजे बंद करके फिर से बिस्तर पर उछल पड़ती है और हाथों को छाती पर क्रॉस करके मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा आदमी है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी अचानक नूर उस तरफ देखती है जहां पर अभी अभी वो सोया हुआ था। उस तरफ से थोड़ी सी खुशबू आ रही थी, शायद राजवीर के परफ्यूम की थी। वह थोड़ा करीब आई और उसने जोर से सांस ली। परफ्यूम की महक बहुत अच्छी थी। नूर के गाल लाल लाल हो गए। खुशबू तो बहुत अच्छी है उसकी। यह बोलकर नूर ने उसे उस तरफ आई। उसने तकिए को जिस पर राजवीर ने अपना चेहरा रखा था उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और थोड़ा सा एक्साइटेड होकर आंखें बंद करके आराम से सो गई। अथर्व जैसे ही ऑफिस में आता है तुरंत ऑफिस के लोग अपने अपने काम में घुस जाते हैं। अथर्व ने काले चश्मे पहन रखे थे। उसके चेहरे पर हल्की फुल्की चोटों के निशान थे, पर उसने ज्यादातर निशानों को छुपा लिया था। वह चुपचाप अपने कैबिन में गया और आराम से बैठ गया। तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ कैबिन में आया और बोला, आपने बुलाया सर? अथर्व ने जवाब दिया, मुझे अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं रह गया। अगर कोई एक बिक सकता है तो क्या बाकी भी बिक सकते हैं? मेरी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को रिप्लेस कर दो। जिस गार्ड ने अथर्व को धोखा दिया वह गार्ड उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था। उसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके राइवल को कि वह बिना सिक्योरिटी के बाहर जा रहा है, इसलिए मुझे अपनी सिक्योरिटी गार्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट ने तुरंत कहा, जी सर, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को रिप्लेस कर देता हूँ। अथर्व ने हल्का सा सांस लिया और ऐसे ही उसका असिस्टेंट जाने लगा। अथर्व एकदम से रुकता हुआ कहा, अच्छा 1 मिनट रुको। असिस्टेंट ने अथर्व को की तरफ देखा। अथर्व ने कहा, वो जो कल रात हमें जिस लड़की ने बचाया था उस लड़की का पता लगाओ कि वो कहाँ पर रहती है, उसका एड्रेस क्या है। इस बात पर असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर सर मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। हाँ शायद उसने लिया था एक बार कहर, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। कोई तस्वीर भी नहीं है मेरे पास जिसे दिखाकर मैं सबसे पूछ सकूं। अथर्व ने कहा, वो होटल ताज में काम करती थी। उसके बाद सहारा होटल में भी वो काम करने के लिए गई थी। वहां से कुछ पता करो। कहर नाम की लड़की, शक्ल तुम देख चुके हो। अब शाम तक मुझे उसका पता चल जाना चाहिए, एड्रेस। असिस्टेंट ने तुरंत कहा, जी सर बिल्कुल। उसके बाद असिस्टेंट वहां से चला गया। अथर्व कुर्सी से पीठ लगाकर बैठ गया। उसके होठों पर वो नाम निकल गया, कहर। आन्या अपनी फ्लावर शॉप के अंदर बैठकर आराम से पेंटिंग बना रही थी। बहुत सारे कलर्स वहां पर रखे हुए थे और खूबसूरत सी पेंटिंग बना रही थी जिसमें सभी कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके हाथों, चेहरों, यहाँ तक कि कपड़ों पर भी कलर लग गया था, पर वह तो नहीं खूबसूरत लग रही, वह तो खूबसूरत ही लग रही थी। चेहरे पर एक हल्के से मुस्कुराहट के साथ वो पेंटिंग को अपना पूरा फोकस लगाकर बना रही थी। वह ब्लश कर रही थी, उसके गाल लाल थे। आजकल वो बड़ा खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे खुश करने वाला डीडी जो था, कल वाली रात भी उसने साथ गुजारी थी। आन्या याद करती है जब वो बिस्तर पर डीडी की बाहों में थी। उन्होंने कई घंटों तक सेशन किया था तो दोनों रेस्ट कर रहे थे। डीडी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह थका हुआ है। उसकी सांसें तेज नहीं थी। वह इतना करने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल लेटा हुआ था। नॉर्मल सांसें चल रही थी, जबकि आन्या पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश में लगी हुई थी। डीडी ने प्यार से अपनी बाहों में उसे लिया हुआ था। आन्या का सर डीडी के सीने पर था और प्यार से उसे सहला रहा था। आन्या अपने हाथों को डीडी के सीने पर फिर से उसकी बॉडी के अपर बॉडी को सहलाने लगती है। तभी उसे अंधेरे में डीडी की आवाज सुनाई देती है जो थोड़ी नरम थी, लगता है थकान उतर गई तुम्हारी, तभी दोबारा शरारत सूझ रही है तुम्हें। आन्या के गाल लाल लाल हो गए। उसने हाथ, नहीं मैं तो बस वैसे ही, डीडी मुस्कुराकर बोला। जब तुम मुझे टच करती हो तो टर्न ऑन कर देती हो, उसके बाद तुम्हें ही पछताना पड़ेगा, तो जरा सोच समझ कर। आन्या शर्म से पानी पानी हो जाती, पर शुक्र है उसे लग रहा था कि अंधेरे में डीडी उसे देख नहीं सकता। वो तो आराम से शर्मा सकती है, पर वह इस बात से बेखबर थी कि अंधेरे में भी डीडी अच्छे से उसे देख सकता है। आन्या डीडी से बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डीडी ने जवाब दिया, पूछो। आन्या को सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, वो आपने जो केक भिजवाया था, आपने क्या कहा था? हमारी फर्स्ट मीट एनिवर्सरी। आपने बताया नहीं कि हम पहली बार कहाँ और कैसे मिले, क्योंकि कॉकटेल पार्टी वाली उस रात से पहले
मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम पहले कभी मिले थे। डीडी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम अब तक इस चीज के बारे में ही सोच रही थी। आन्या कुछ बोली नहीं। डीडी ने जवाब दिया, आन्या दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं हमेशा से ही तुम्हारे आसपास था। मैं तुम्हें कब से जानता हूँ इसका तुम्हें इस वक्त कोई अंदाजा भी नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद आन्या कुछ नहीं पूछती। डीडी उसके चिन के नीचे हाथ रखकर उसके चेहरे को जरा ऊपर उठाता है। आन्या ने अगले ही पल अपने होठों के पास डीडी के सांसों की गर्माहट महसूस की और उसकी धड़कनें एक बार फिर से तेज हो जाती हैं। डीडी आन्या से काफी मदहोशी भरी आवाज में बोला, आन्या तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? इस बात पर आन्या को समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। असल में उसे खुद ही नहीं पता था, पर जब से डीडी उसकी जिंदगी में आया था एक बात तो पक्की है कि वह पहले से ज्यादा खुश, सेफ, सिक्योर और ऐसा महसूस करने लगी थी जैसे वह भी किसी का कुछ है, किसी की जिंदगी उसका ऑब्जर्वेशन कोई है इस दुनिया में जो सिर्फ उसकी खुशी के लिए भी कुछ कर सकता है, उसे चाहता है। आन्या कुछ बोले उससे पहले डीडी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, फूलों की तरह संभाल कर रखूंगा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इट्स माई ब्लड प्रॉमिस। अचानक आन्या जब ये सब सुनती है तो उसके चेहरे पर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और आंखों में एक बेचैनी और कंफ्यूजन दिखाई देने लगती है। यह शब्द कितने जाने पहचाने लगते हैं, कितने जाने पहचाने से शब्द हैं, जैसे पहले सुन चुकी हूँ। वह इन्हें अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिखाई देने लगती है। अगले ही पल डीडी उसके होठों पर अपने होठ को रख देता है। कुछ सेकंड तक आन्या उन्हीं शब्दों में खोई रहती है, पर जब डीडी उसे पैशनेटली किस करने लगता है तो जल्दी से उसका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है और एक बार फिर से वह डीडी के प्यार में मदहोशी में डूब जाती है। अचानक दरवाजे पर खटपट की आवाज आन्या होती है और आन्या होश में आती है और वह बाहर की तरफ देखती है तो पाती है कि कुछ कस्टमर आए हुए हैं फ्लावर्स खरीदने के लिए। उसे गहरी सांस लेकर अपना पेंटिंग का सामान वहां रखती है। उसके बाद उन्हें मैनेज करने लग जाती है। चंचल आज अपने पापा को घुमाने लेकर गई थी तो वह शॉप पर नहीं आ पाई, इसलिए आज सब कुछ आन्या को ही हैंडल करना था। उन्हें मैनेज करने के बाद जब कस्टमर चले जाते तो आन्या अंदर आकर बैठ जाती है और रात वाली बात को सोचने लगती है। एक शब्द जो उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा था, ब्लड प्रॉमिस, ब्लड प्रॉमिस, ब्लड प्रॉमिस। यह शब्द कितना जाना पहचाना है, पर वह चाहकर भी याद नहीं कर पा रही थी कि उसने सुना कहाँ है। किसी ने तो कहा था उससे, कोई तो था, पर कहाँ, कौन, उसे कुछ भी याद नहीं। आन्या अपना सिर पकड़ लेती है। जब एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई थी तो काफी कुछ उसकी मेमोरी से इरेज हो गया था। वो कुछ अपने जीवन की बातें भूल चुकी थी, इसलिए याद करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। आन्या बाथरूम से नहाकर बाहर निकलती है। वह टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसने एक टॉवल को अपनी बॉडी पर लपेट रखा था और दूसरे को अपने बालों को सुखा रही थी। जैसे ही वह आईना के सामने जाकर खड़ी होती, इसकी नजरें अपने ही बदन पर ठहर जाती, क्योंकि उसके बदन के कई हिस्सों पर हल्के हल्के लाल और गहरे लाल निशान थे और वो कुछ नहीं बल्कि वो लव बाइट्स थे जो रात को प्यार करते वक्त डीडी ने उसे दिए थे। आन्या धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाती है। वह अपने लव बाइट्स को टच करके देखती है और जैसे ही उन्हें टच करती है उसके होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखें फिर शर्म से नीचे झुक जाती है। वह अपने ही हाथों से अपनी बॉडी को थोड़ा हग करती है और जैसे डीडी को महसूस कर रही हो। वह याद करती है कि डीडी का शरीर कितना बड़ा और मजबूत है। वह अपनी बाहें फैलाती है उसे अपनी बाहों में भरने के लिए, तो वह उसके हाथों में बड़ी मुश्किल से आ पाती है। जब वह उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरती है तो उसके सीने और पेट पर हाथ रखती है तो वह उसकी बॉडी की शेप को, हर एक कर्व को अच्छे से महसूस कर सकती थी। सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। काश मैं उसे रोशनी में देख पाती, वह सोचती है। जब वह अंधेरे में डीडी के चेहरे को हल्के से अपने हाथों से टच करती है तो वह हमेशा ऑब्जर्व करने की कोशिश करती थी कि उसके नाक नक्श कैसा होगा, उसके होठ कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी। आंखों को तो खैर वह देख ही चुकी थी, इतनी नशीली और गहरी कि जब उन आंखों में देखती हूँ तो डूब जाती हूँ। नुकीली लंबी नाक, एकदम परफेक्ट होठ, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा मोटे। डीडी की जो लाइन तो काफी तीखी थी, उनके बाल तो बहुत ही नरम मुलायम थे। वह वाकई में सांसें अटका देने वाले लेवल के हैंडसम इंसान होंगे, वह सोचती है। पर अब तक वह समझ नहीं पाई कि वह अंधेरे में क्यों रहता है। जितना वह डीडी के बारे में सोचती है उतना ही उसकी तड़प उनका चेहरा देखने के लिए बढ़ जाती है। आन्या खुद को हक करते हुए अपनी बॉडी को प्यार से सहलाकर डीडी के टच को महसूस करने की कोशिश करती है। उसकी धड़कनें अपने आप ही तेज हो जाती हैं। वह आंखें बंद करके उनके ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी फोन की तेज आवाज
से वह तुरंत होश में आ जाती है। अन्य देखती है कि टेबल पर रखा हुआ उसका फोन जोर जोर से बज रहा है। वह फोन के पास आती है और जैसे ही उठाकर देखती है उसे कौन कॉल कर रहा है, उसके चेहरे की शर्म, मुस्कुराहट और नरमाहट सब गायब हो जाती है। हैरानी से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसकी आंखों में कुछ पुराना दर्द उभर कर आ जाता है। स्क्रीन पर इस वक्त नक्श का नाम फ्लैश हो रहा था। अचानक नक्श का कॉल देखकर आन्या भी हैरान थी और कंफ्यूज भी। अब वह इस दुविधा में थी कि वह कॉल उठाए या ना उठाए। फाइनली वह डिसाइड करती है कि वह कॉल नहीं उठाएगी। वह फोन को वापस रख देती है और आईने के सामने जाकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगती है। पर आन्या आईने में देखती है कि उसका फोन लगातार और बार बार बज रहा है। अब वह काफी इरिटेट हो जाती है। ड्रायर को रखकर वह अपने फोन के पास आती है और फोन फाइनली उठाकर कहती है हेलो। तभी दूसरी तरफ से नक्श की आवाज सुनकर आन्या का दिल जैसे एकदम से थम जाता है। हेलो आन्या, नक्श कहता है। पहली बार इतने वक्त में पहली बार आज उसने नक्श के मुंह से अपना नाम सुना। इतने दिनों में नक्श ने आन्या को बहुत बार कॉल किया। उसके घर से, उसकी बहन, उसके माता पिता, किसी का कॉल उसके पास नहीं आया। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह जिंदा भी है कि मर गई। पर इतने दिनों में अगर किसी ने उसे बार बार कॉल किया था तो वह था नक्श। नक्श की आवाज सुनकर एकदम से आन्या के जैसे पुराने जख्म हरे हो गए। दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और आंखों में नमी सी हो गई। वह चुपचाप खड़ी रही। दूसरी तरफ से नक्श एक बार फिर से बोला, हेलो आन्या, कुछ बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आन्या ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया नक्श? आखिरी बार तुम मुझसे क्या चाहते हो? और प्लीज मुझे बार बार कॉल करना बंद कर। दूसरी तरफ से नक्श ने कहा, आन्या तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नक्श की बात सुनकर आन्या की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत कहती है, अगर कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे लेने भी आओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। नक्श बोलता है, प्लीज मुझे कॉल करना बंद करो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से बिल्कुल सन्नाटा रहा। उसके बाद नक्श ने पूछा, तुम मुझसे बहुत नाराज हो ना? आन्या को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने सिर्फ अपने दिल को फॉलो किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि तुमसे पता लगने की बजाय एक्सीडेंटल मुझे तुम्हारी और रूपाली की सगाई का पता चला। अगर तुमने अपने मुंह से बताया होता तो शायद कम दुख होता। आन्या की आवाज में दर्द काफी झलक रहा था। उसने बचपन से ही इस आदमी से बहुत प्यार किया था, लेकिन जिस तरह से उसने उसका दिल तोड़ा, उसकी पीठ में छुरा घोंपा, उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। नक्श ने आन्या को कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आन्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार। बचपन से लेकर हमने एक लंबा अरसा साथ में गुजारा है। कितनी प्यारी यादें हैं एक दूसरे के साथ। आन्या चुपचाप खड़ी रही। नक्श ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी कुछ गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर बुरा मत मानना, लेकिन मैंने इसे कोई गलती नहीं समझता। हाँ, मुझसे गलती जरूर हुई है कि मैंने तुम्हें पहले ये सब नहीं बताया, पर मैं रूपाली से प्यार करता हूँ। वह मेरी जिंदगी है। नक्श कुछ और बोल पाता इससे पहले आन्या ने कहा, यह सब मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। अब तुम यह बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम लोगों की जिंदगी से मैं दूर चली गई हूँ। आराम से अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो और प्लीज मेरे बारे में सोचना और मेरी फिक्र करना बंद करो। नक्श ने कहा, तुम अचानक ही घर छोड़कर चली गई। सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ तुम्हारे लिए। नक्श की बात सुनकर आन्या को मन ही मन हंसी आ रही थी। अगर मर भी जाए वह तो किसी को कोई फर्क ना पड़े, और ये कह रहा है कि फैमिली मेरे लिए परेशान है, ये क्या बकवास है, उसने सोचा। नक्श ने कहा, आन्या प्लीज घर लौटाओ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आन्या ने गहरी सांस ली और नक्श से कहा, देखो नक्श, मेरी बात को बहुत अच्छे से और कान खोलकर सुन लो। इसे अपने दिमाग में बिठा लो। मैं जा चुकी हूँ और वापस लौटकर नहीं आऊंगी। जहाँ तक कि उस फैमिली की बात है, क्या कहा तुमने? वो मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी फैमिली को मुझसे इतना प्यार कब से हो गया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, यह मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों की खुशी के अलावा मैंने जिंदगी में और कुछ नहीं चाहा, ना ही अब चाहती हूँ। अगर तुमने रूपाली को चुना है तो उसके साथ लॉयल रहना, और प्लीज बेशक कुछ भी हो तो वो मेरी छोटी बहन ही है, उसे खुश रखना। और एक आखिरी रिक्वेस्ट जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, प्लीज नक्श, मुझे दोबारा कॉल मत करना। नक्श कुछ बोलने ही वाला था। देखो आन्या, मेरी बात, इतने में ही आन्या कॉल कट कर देती है और फोन को बिस्तर पर फेंक देती है। वह बेसहारा होकर सोफे पर ऊपर बैठ जाती है। सोफे पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के किनारे एक आंसू की बूंद लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। उसे अतीत के कुछ लम्हे याद आते हैं। फ्लैशबैक।
एक बहुत ही खूबसूरत 12-13 साल की लड़की अपनी खूबसूरत सी पिंक फ्रॉक पहने हुए गार्डन में खेल रही थी। मिट्टी के घर बना रही थी। वह मिट्टी से सनी हुई थी। अगर मिट्टी में सने होने के बावजूद उसकी खूबसूरती कम होने के बजाय और ज्यादा निखर रही थी। होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट, गहरी पलके, गोरा सा रंग उसकी पिंक ड्रेस पर बहुत ज्यादा खिल रहा था। ऊपर से चेहरे और हाथों पर गीली मिट्टी तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वह गीली मिट्टी से कुछ घर बना रही थी। तभी एक लड़का आन्या के लगभग 1-2 साल बड़ा भागता हुआ उसके पास आता है और फिर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। यह तुम क्या कर रही हो आन्या? आन्या उसकी तरफ देखकर बोली, हमारे लिए घर बना रही हूँ ना, कैसा लगा तुम्हें? नक्श ने देखा कि आन्या ने मिट्टी का खूबसूरत सा घर बनाया है। वह मुस्कुराकर बोला, पर यह बहुत छोटा नहीं हो गया आन्या, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? आन्या मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ हमारे घर का डिजाइन बना रही हूँ, बड़े होने पर तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही घर बनाना है। नक्श हंस देता और कहता है, बिल्कुल, तुम्हारा डिजाइन बहुत खूबसूरत है। जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर एक ऐसा ही घर तुम्हारे लिए बनवाऊंगा और तुम्हें उसमें लेकर जाऊंगा। हम लोग वहीं पर रहेंगे। आन्या खुश हो जाती है। उसके बाद नक्श भी वहां पर बैठकर आन्या के साथ मिट्टी में अपने हाथ डाल देता है। आन्या कहती है, नक्श ये क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी बहुत ठंडी है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, हाथ गंदे हो रहे हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इस बात पर नक्श ने कहा, पर तुम भी तो कर रही हो, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ, हमारा घर है, हम दोनों को मिलकर बनाएंगे। आन्या ने कहा, मुझे इन सब चीजों की आदत है, मैं इतनी आसानी से बीमार नहीं पड़ती, पर तुम्हें गीली मिट्टी में हाथ नहीं डालने की आदत है, बीमार हो जाओगे और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। नक्श ने कहा, तो फिर रख लेना, एक बीवी का फर्ज होता है वह अपने हस्बैंड का ख्याल रखे। जब पापा बीमार होते हैं तो मम्मा उनका ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही जब तुम मेरा ख्याल रखना। नक्श की बात सुनकर आन्या हंस देती है और कहती है, ठीक है, तो फिर यह लो। ये बोलकर वह गीली मिट्टी को नक्श की नाक पर लगा देती है। नक्श हैरान होकर बोला, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे चेहरे पर मिट्टी क्यों लगाई? आन्या ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम यह सब करना चाहते हो, देखो मेरे चेहरे पर भी तो गीली मिट्टी लगी है, तो तुम्हारे चेहरे पर भी होनी चाहिए। यह बोलकर आन्या फिर से गीली मिट्टी लगाने लगी, पर नक्श ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या ने जबरदस्ती मिट्टी लगा दी, फिर नक्श ने भी आन्या के चेहरे पर गीली मिट्टी लगा दी। दोनों एक दूसरे पर मिट्टी लगाने में लगे हुए और जोर जोर से हंसने लगे। फ्लैशबैक खत्म। तभी फोन के आवाज से आन्या एक बार फिर से अतीत से बाहर निकलती है। फोन फिर से बज रहा था तो वह इरिटेट हो गई, कहीं नक्श का कॉल तो नहीं। वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। वह चलकर बिस्तर के पास आई, उसे फोन देखा तो चंचल उसे कॉल कर रही थी। आन्या ने फोन उठाकर कहा, हाँ चंचल बोल। चंचल ने कहा, क्या कर रही हो तुम? मैं अभी फ्री हूँ, चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आन्या ने कहा, हाँ मैं फिलहाल तो फ्री हूँ, ठीक है चलते हैं, तुम थोड़ी देर में यहाँ आ जाना, साथ में चलेंगे। इसके बाद आन्या फटाफट अपने बालों को सुखाती है, उन्हें बांधती है, बॉडी पर लोशन लगाती है, कपड़े पहनती है, हल्का सा मेकअप करती है, फिर अपने आप को जरा गौर से देखती है। उसे याद आता है कि किस तरह अतीत में वह 100 किलो से भी ऊपर की हो गई थी और खुद को आईने में देखने में भी उसे शर्म आने लगी थी। वह हमेशा इस चिंता में रहती थी कहीं नक्श उससे शादी करने से मना तो ना कर दे। वह मोटी और बदसूरत लगने लगी थी। आज वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। पतली सी कमर, गोरा सा चेहरा, लंबे खूबसूरत बाल, और खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी खूबसूरत लड़की को 100 किलो की भैंस बनाने में भी उसकी बहन उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत की थी। तो उसे याद भी नहीं कि जब उसे इंजेक्शन दिए जाते थे, कब उसे हार्मोन गड़बड़ करने की दवाइयां दी जाती थी, कब उसकी बहन नक्श के साथ वक्त बिताने लगी थी। उसकी बहन नक्श के दिल में जगह बना चुकी थी। उसका परिवार उसे बहुत ताने मारता था। मॉम तो बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। उसकी मॉम ने कभी उसे एक्सेप्ट किया ही नहीं और ना ही पिता ने। उनके लिए सिर्फ वह एक बोझ थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने अतीत की दर्दनाक यादों को लाख कोशिश करने के बाद भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। वह बिस्तर की तरफ देखती है, चलकर उसके पास आती है और उसके पास बैठकर प्यार से अपने हाथों को सहलाने लगती है। अगर सच पूछा जाए तो खुश रहना क्या होता है, स्पेशल फील कराना क्या होता है और किसी के द्वारा प्यार किया जाना क्या होता है, यह उसने सिर्फ डीडी उसकी जिंदगी में आने से महसूस किया है। इस दुनिया में सिर्फ डीडी था जिसने आन्या को प्यार क्या होता है यह चीज महसूस करवाई। वह उसके लिए अनजान था, जिसे आज तक उसने कभी देखा नहीं, पर उसकी बाहों में आने के बाद आन्या सब भूल जाती थी।
सब भूल जाती थी अपने आप को, उसे ऐसे सौंप देती थी जैसे वह हमेशा उसी की थी। और डीडी भी उसे इतने प्यार से पैम्पर करता था जैसे किसी प्रिंसेस को किया जाता है। आन्या फटाफट तैयार होकर चंचल से मिलने जाती है और दोनों बीच पर घूमने और मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। वे दोनों बीच के किनारे बैठे हुए थे। आन्या वहां आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक बच्चा डॉगी के साथ खेल रहा था। उसे देखकर आन्या के दिमाग में कुछ आया और वह फटाफट अपने बैग से कुछ निकालने लगी। चंचल यह देखकर बोली, क्या निकाल रही है? आन्या ने एक पेपर बोर्ड और एक पेपर और पेंसिल निकालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अच्छा लगता है। उसके बाद वह अपने हाथ में लेकर बच्चे की पेंटिंग बनाने लगी। चंचल चुपचाप बैठकर उसकी पेंटिंग देख रही थी। 10 मिनट में ही चंचल ने देखा कि आन्या ने बिल्कुल वैसी एक खूबसूरत सी तस्वीर तैयार कर दी। ओह माय गॉड आन्या, तू तो एक अमेजिंग स्केच आर्टिस्ट बन गई है यार। इतने कम टाइम में इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई तुमने। चंचल हैरान होकर बोली। आन्या मुस्कुरा देती है। उसके बाद चंचल उस तस्वीर को लेकर बच्चे के पास जाती है। तब तक बच्चे के माता पिता भी वहां पर आ चुके थे। चंचल ने बच्चे को कहा, हेलो स्वीट हार्ट। बच्चे और उसके पेरेंट्स ने चंचल की तरफ देखा। चंचल ने स्केच दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। बच्चा हैरान हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके माता पिता भी थोड़े हैरान लग रहे थे, मगर पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। ओ माई गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, उसकी माँ ने कहा। उन्होंने पेंटिंग को लपक लिया और कहा, इसमें रंग भरने के बाद यह और भी खूबसूरत लगेगी। चंचल मुस्कुराकर बोली, ये मेरी फ्रेंड ने बनाई है, आप इसे रख सकती हैं। और उस औरत ने कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओ माई गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। तभी उस आदमी ने कुछ पैसे निकालकर चंचल को दे दिए। यह लीजिए। चंचल ने कहा, अरे नहीं, यह तो बस वैसे ही बना दी, पैसे की कोई जरूरत नहीं। उस औरत ने जवाब दिया, जरूरत है। कभी किसी की कोई चीज फ्री में नहीं लेनी चाहिए, वरना उसे चुकाने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं। हमारी लाइफ का रूल है कि हम कभी किसी से कुछ फ्री में नहीं लेते। आप प्लीज यह पैसे रख लीजिए, वरना मैं यह पेंटिंग नहीं ले जाऊंगी। उनके जोर देने पर चंचल पैसे ले लेती है। वापस आते हुए बहुत खुश और एक्साइटेड होती। चंचल ने आकर कहा, यह देख तेरी पेंटिंग की पहली कमाई। ओ माय गॉड। अन्य थोड़ा हैरान होकर बोली, चंचल तुमने उनसे पैसे क्यों लिए? मैंने पैसे के लिए नहीं बनाई थी। चंचल ने कहा, अरे वह लोग पीछे पड़ गए, कोई बात नहीं, तेरी पहली कमाई समझ कर रख ले। उसने पैसे पर्स में डाल लिए। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी मिस। उन्होंने देखा कि एक कपल वहां पर खड़ा हुआ था। दोनों ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। लड़के ने कहा, हमने देखा कि आपने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, क्या आप हमारी भी एक पेंटिंग बना सकती हैं प्लीज? आन्या थोड़ा ऑकवर्ड हो गई, पर चंचल ने उससे तुरंत कहा, बिल्कुल बिल्कुल बना सकती है। थोड़ी ही देर में आन्या ने उस कपल की खूबसूरत पोज में पेंटिंग तैयार करके दी। वह स्केच इतना ज्यादा प्यारा था कि वह लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। और उस लड़के ने आन्या की तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच, यू आर रियली वेरी टैलेंटेड। आन्या ऑकवर्ड होकर बोली, पैसों की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा, बिल्कुल है। देखी, वैसा मेरा बनता तो नहीं, पर एक एडवाइस जरूर दूंगा। आपके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, प्लीज उसे फ्री में लोगों पर वेस्ट मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। जबरदस्ती वो लड़का आन्या के हाथ में पैसे रख देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आन्या और चंचल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चंचल जोर से आन्या को हक कर लेती है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आन्या घर पहुंचती है, वह काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसने फटाफट सबसे पहले अपने सैंडल निकालकर जगह पर रखे, अपने बैग को उतारकर साइड में सोफे पर डाल दिया और अपने फोन को लेकर इधर उधर टहलने लगी। वह डीडी को कॉल करना चाहती थी। आज जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे कॉल करने का ख्याल दिमाग में आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। हिम्मत ही नहीं हुई, उंगलियां जैसे काफी हिचकिचाने लगी। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और उसके बाद डीडी को कॉल कर दिया। जैसे जैसे फोन की रिंग बज रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें और ज्यादा तेज हो रही थी और फिर उसे वह डार्क आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेलो। इतनी भारी, इतनी डीप आवाज सुनकर आन्या के गले से आवाज निकालना मुश्किल हो गया, पर फिर भी वह उसने हिम्मत करके बोला, मैं बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें अपना इंट्रो देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम बोल रही हो। आज तुमने खुद कॉल किया, क्या बात है, कुछ खास है क्या? आन्या थोड़ा एक्साइटेड होकर सोफे पर बैठते हुए बोली, पता है आज क्या हुआ? आज मैं और चंचल बाहर घूमने गए थे। उसके बाद आन्या ने डीडी को एक एक करके सारी बातें बता दी। आज उसकी पहली कमाई हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह खुशी वह डीडी के साथ बांटना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसकी बात को डीडी बहुत ही शांति से सुन रहा था। उसकी एक्साइटमेंट को भी वह महसूस कर रहा था।
सारी बात बताने के बाद अन्या ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ से डीडी की आवाज आई, दिख रहा है, तुम्हें इस तरह से खुश देखकर अच्छा लगता है। अन्या मुस्कुरा उठी, गाल हल्के से लाल हो गए। तभी अचानक से नक्श ने कॉल का ख्याल आया। अब वह इस सोच में पड़ गई कि वह इस बारे में डीडी को बताना चाहिए या नहीं। वैसे कायदे से उसे बताना चाहिए, अपने पति से उसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, खास करके नक्श के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अन्या कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोश रही। तभी दूसरी तरफ से डीडी की आवाज आई, कुछ बोलना है तुम्हें? अन्या थोड़ी होश में आई और बोली, हाँ, मुझे आपको कुछ और भी बताना था। डीडी ने अन्या से कहा, अन्या, क्या मैं तुमसे कुछ बोलूं? क्या तुम मानोगी? डीडी की बात सुनकर अन्या थोड़ी हैरान हो गई। आखिर ऐसी क्या बात है जो डीडी उसके मानने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? वह तो ऑर्डर भी दे सकता है। अन्या ने कहा, बोलिए ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तो डीडी ने कहा, तुम मुझे आप करके मत बोला करो, तुम कह के बुलाया करो, अपना सा लगता है। डीडी के मुंह से यह बात सुनकर अन्या थोड़ी हैरान हुई। कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है, मैं आपको वह इतना ही बोली कि डीडी ने आवाज आई, अन्या ने थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए फिर कहा, मतलब मैं तुम्हें आज से तुम बुलाऊंगी। डीडी मुस्कुराया और बोला, अब बताओ क्या बोल रही थी तुम? तभी अन्या ने कहा, वह मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डीडी चुपचाप सुन रहा था। अन्या ने कहा, आज वो मेरे पास किसी की कॉल आई थी, उस लड़के की जिससे मैं बहुत ज्यादा हिचकने लगी। अगले शब्द उसके जुबान से निकल ही नहीं रहे थे। वो पूरा जोर लगा रही थी पर फिर भी नहीं निकल रहे थे। तभी उसे डीडी की आवाज सुनाई दी, जिससे तुम प्यार। अचानक डीडी के मुंह से ये सब सुनकर अन्या हक्की बक्की रह गई। फिर उसने रियलाइज किया कि वह किससे बात कर रही है। उसकी जिंदगी में कुछ हो और इस बात का डीडी को पता ना चले, यह कैसे मुमकिन है? अन्या काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी। तभी सामने से डीडी की आवाज उसे सुनाई दी, तुम्हें इतना गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। अन्या हिम्मत कर बोली, मुझे बुरा नहीं लगा कि मैंने उससे बात की। इस बात पर डीडी ने बहुत ही समझदारी और मैच्योरिटी से उसके साथ जवाब दिया, पर तुम खुद बहुत समझदार हो ना, मैच्योर हो, मेरी बीबी हो। ऐसे बहुत से मोड़ जिंदगी में आएंगे जहां तुम्हें अपने दिल को मजबूत करके फैसले लेने और तुम्हें ऐसा ही करना होगा। तुम मेरी बीबी हो, कमजोर नहीं हो सकती। अपने अतीत को अपने पैरों की बेड़ियां कभी मत बनने देना। तुम्हें किसी से डरने या किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए कोई दर्द भी तुम्हें नहीं छू सकता। अन्या चुपचाप बैठी रही। डीडी की बातों ने उसे अंदर से बहुत हिम्मत दी। डीडी हमेशा कहता था कि वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकती है। वह उसके पीछे हमेशा खड़ा है, कभी उसे गिरने नहीं देगा। और डीडी की यह बातें उसके दिल को छू जाती थी। अन्या डीडी से बोली, अच्छा, मैं ये पूछ सकती थी क्या तुम आज रात को भी आओगे? यह पूछते हुए अन्या अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मसलने लगी, जैसे काफी नर्वस हो रही हो। डीडी ने जवाब दिया, तुम मुझे वहां चाहती हो? अन्या को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। असल में वह चाहती तो थी पर बताने में उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। अन्या ने कहा, वह एक्चुअली आज कुछ खास बनाने वाली थी, तुम्हें अच्छा लगेगा, बस इसलिए। शर्म के मारे अन्या के गाल लाल लाल हो गए थे। तभी दूसरी तरफ से डीडी की आवाज आई, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा, मगर सिर्फ कुछ ही देर के लिए। अन्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई, क्या मतलब कुछ ही देर के लिए? क्यों, क्या तुम रात को यहाँ पर नहीं रुकने वाले? दूसरी तरफ से डीडी ने कहा, रुकना चाहता हूँ मगर रुक नहीं सकता। मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए कहीं जाना है और आज रात को ही निकलना है। तुम्हारे हाथों की बनी हुई डिश खाने के जरूर आऊंगा। अन्या बोली, वैसे अगर बुरा न मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, कुछ कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है कि वह काम खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, पर जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा वक्त तुमसे दूर नहीं रह सकता। अन्या, जितना तुम मुझसे मिलने को बेसब्र रहती हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। मुझे तुम्हारी तुमसे भी ज्यादा जरूरत है। अन्या को यह सुनकर अपने पैरों के बीच जबरदस्त सेंसेशन महसूस होने लगा। उसने अपने पैरों को जोर से कस लिया, पेट में तितलियां उड़ने लगी और दिल बेचैन सा होने लगा। अब अपने जज्बात को संभालते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही, फिर तुरंत सच में आकर बोली, यह मुझे क्या हो रहा है? इतनी अजीब सी बेचैनी। उसने तुरंत सर को कई बार हिलाया और फिर अपने थॉट्स को दिमाग से बाहर निकालते हुए कहा, वह थोड़ी ही देर के लिए आएगा, मेरे ख्याल से मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
उसके बाद आन्या फ्रेश होने के बाद अपने बालों को बांध देती है और किचन में चली जाती है। अथर्व गाड़ी में बैठा हुआ था, अपने मोबाइल फोन को उंगलियों के बीच में घुमा रहा था। वह काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस सोच रहा हो। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है जो एड्रेस तुमने भेजा है वह उसी का है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिस कहर का यही एड्रेस मिला है। अथर्व हल्का सा सर हिलाता है और कॉल कट कर देता है। चुपचाप वह अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ कहर उस सड़क पर एक ऑटो रिक्शा में आती है। थोड़ी सी आगे आने के बाद अचानक ऑटो बिगड़ जाता है और ड्राइवर ऑटो रोक देता है। कहर ने पूछा, क्या हुआ भैया? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, पता नहीं मैडम, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद वह फोटो चेक करने लगता है। कहर चुपचाप बैठी हुई थी तो ड्राइवर ने कहा, मैडम प्रॉब्लम तो कुछ ज्यादा ही बड़ी आ गई है। एक्चुअली में पेट्रोल खत्म हो गया है। कहर ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाए और कहा, पेट्रोल? तुम लोग निकालते वक्त पेट्रोल नहीं चेक करते? ऑटो ड्राइवर ने कहा, सॉरी मैडम, ध्यान नहीं रहा। अब इसके आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है और तो मुझे वापस जाना होगा। कहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इस रास्ते में ऑटो मिलेगा भी कहाँ? वह गाड़ी के नीचे उतरी और बोली, ठीक है, जो तुम कहो, यह लो तुम्हारे पैसे। ऑटो ड्राइवर को पैसे देने के बाद कहर पैदल ही आगे बढ़ गई। वह सोचने लगी, मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, लगता है किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मस्त मौजी कहर अपनी ही धुन में टहलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आहा! कहर को थोड़ा अजीब सा लगा, यह आवाज उसे किस तरफ से आ रही थी। उसके बाद लगातार आ रही वह आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी। कहर उस डायरेक्शन की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ी। वहां पर जाकर देखा कि एक पेड़ पर एक आदमी के ऊपर गिरा हुआ है। उस आदमी का साइकिल भी बुरी तरह से टूट गया था। वह आदमी बुरी तरह से घायल था, सिर पर काफी चोट लगी थी और एक भारी से पेड़ के नीचे दब गया था। जोर जोर से चिल्ला रहा था, जान नहीं बची। उसके शरीर में काफी खून बह गया था, पर जितनी ताकत बची हुई थी उसकी ताकत के साथ वो चिल्ला रहा था। पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा था अपने ऊपर से, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि पेड़ उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और भारी था। कहर तुरंत उसके पास पहुंची और देखकर हैरान हो गई। ओ माय गॉड! उस आदमी की आंखें बड़ी मुश्किल से हल्की हल्की खुल रही थी और उसने अपने सामने एक लड़की को खड़ा हुआ देखा। वह हेल्प के लिए कुछ बोलने ही वाला था, मगर अब उसके शब्द निकलने बंद हो गए और वह बेहोश हो गया। आन्या ने तुरंत उस पेड़ को दोनों हाथों से पकड़ा। बड़ी ही आसानी से उसे आदमी के ऊपर से उठाकर उसे जंगल की तरफ फेंक दिया, जैसे वह कोई बजरंग बली का अवतार हो, जिससे इतने बड़े पेड़ को दोनों हाथों से इतनी आसानी से उठा लिया जैसे कि वह कोई प्लास्टिक का पेड़ है। उसके बाद कहर वह आदमी के पास गई। सबसे पहले उसने उसे कंधों आदमी के जख्मों को पर कुछ कपड़ा बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर वह उस आदमी से बोली, तुम जो भी हो चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मुझे पकड़ कर रखना। उसके बाद अन्य आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर बहुत स्पीड के साथ सड़क के ऊपर भागती है। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी कि कोई उसे देख लेगा या वह बस पूरे स्पीड के साथ भाग रही थी। जल्दी ही स्पीड से भागते भागते हुए अथर्व की गाड़ी के करीब आ जाती है। अथर्व आराम से बैठा हुआ था, अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रहा था। फिर अपने मोबाइल फोन को साइड में रखा और एक गहरी सांस लेकर आराम से सीट पर अपना सर लगा लिया। वह आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी अचानक उसने देखा कि एक इंसान किसी दूसरे को पीठ पर लाद कर इतना तेज स्पीड से भाग रहा है कि उसने उसकी चलती हुई गाड़ी को भी पीछे कर दिया। अथर्व एकदम से सीधा होकर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कौन है, लेकिन कपड़ों से लग रहा था जैसे कोई लड़की है और वो आदमी को पीठ पर लाद कर भाग रही है। व्हाट द हेल इज दिस? कौन है ये और ऐसे कैसे भाग रही है? अथर्व हैरान था, काफी ज्यादा हैरान, यहाँ तक कि अथर्व का ड्राइवर भी, क्योंकि वह लोग फुल स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे। वह लड़की सिर्फ भागती हुई वह किसी भी को भी अपनी पीठ पर लाद कर उनकी गाड़ी को क्रॉस कर गई थी। अब गाड़ी से भी काफी आगे निकल गई थी। अथर्व ने देखा कि वह एक लड़की है तो उसके दिमाग में कहर का ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, शहर की लड़कियां आजकल क्या खाने लगी हैं? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है क्या? अथर्व को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जल्द ही अथर्व की गाड़ी एक घर के सामने आकर रुकती है। तब तक बहुत जोर जोर से बारिश हो चुकी थी। अथर्व ने अपना फोन चेक किया और फिर इस घर की तरफ देखा। उसने कहा, एड्रेस तो इसी घर का है, क्या यह घर सच में कहर का हो सकता है? अथर्व अपने आप में हिम्मत जुटा रहा था। उसे अंदर जाना था, ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन जाना तो था ही। उसने अपना गला साफ किया और फिर गाड़ी से निकलकर शहर के घर की तरफ आने लगा।
थोड़ा भागकर आया क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। वह दरवाजे के पास खड़ा हो गया और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किया। उसने घर की बेल बजाई। कुछ ही देर में घर का दरवाजा खुल गया और सौम्य पर अथर्व की नजर पड़ी। अथर्व ने देखा कि एक छोटे बच्चे ने दरवाजा खोला और कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। अथर्व ने अपना गला साफ करते हुए अपने सूट को थोड़ा ठीक किया और बोला, मुझे किसी से मिलना है। क्या यह घर मिस कहर का है? दूसरी तरफ से कहर उस आदमी को अस्पताल लेकर पहुंचती है। वह जिस तरह से उसे पीठ पर लाद कर लेकर हॉस्पिटल भागकर आई थी, सब लोगों ने उसे देखा तो वह चौंक गए। अब वह दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी कहर ने चिल्लाकर कहा, कोई मदद करो प्लीज, मेरे पास पेशेंट है बहुत बुरी हालत में। तभी कुछ नर्स और वार्ड बॉय वहां पर आए, उसे आदमी को उतार कर स्ट्रेचर पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर वहां पर उसका ट्रीटमेंट करने लगे। थोड़ी ही देर में कहर अपने घर पहुंचती है और फिर फटाफट भागती हुई घर के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। वह भीग गई थी, कपड़े भी काफी खून लग गया था। उसने बेल बजाई और जल्दी से सौम्य ने दरवाजा खोल दिया। उसने जब कहर को इस हालत में देखा तो वह हैरान होकर बोला, यह क्या हालत बना रखी है आपने? यह कपड़ों पर लाल लाल क्या खून है? सौम्य की आंखें बड़ी हो गई और कहर ने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, वह किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं जरा उसे हॉस्पिटल लेकर गई, उसी में टाइम लग गया, पर वह अब ठीक है, अब अंदर आने दो। सौम्य ने जवाब दिया, आओ आओ, आपसे कोई मिलने आया है, वह भी बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा है। सौम्य की बात कहीं मीनिंगफुल सी थी। कहर को समझ नहीं आया उसने मिलने वाला कौन आ गया। वह अंदर आई, अपने स्लीपर्स को वहीं पर निकाला और उसके बाद घर के स्लीपर्स पहनकर आगे बढ़कर जैसे ही अंदर आई, सोफे पर उसने किसी को बैठे हुए देखा। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। उसके पास आकर कहा, हेलो जी, आप कौन? जैसे ही अथर्व पलट कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे ही अभी इसी वक्त निकल जाएंगी, और उसके मुंह से तेज आवाज में निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अथर्व सोफे से खड़ा हो गया। उसने कहर को देखा, बालों से पानी टपक रहा था, ऊपर से नीचे तक भीगी हुई थी और कपड़ों पर कुछ खून जैसा लगा हुआ था। उसके ऐसे हालात देखकर अथर्व की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद सौम्य ने कहा, पहले आप जरा कपड़े बदल लीजिए, पानी बहुत टपक रहा है, पूरा घर गंदा कर दिया आपने, चलिए जल्दी कीजिए। सौम्य ने उसे कमरे के अंदर धकेल दिया। अथर्व ऑकवर्ड होकर वहीं पर खड़ा रहा। फिर उसने सामने देखा तो उसके बगल वाले सोफे पर एक छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची आंखों में चमक लेकर उसे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया। अथर्व को पायल का अपनी तरफ देखना कभी अजीब लग रहा था तो कभी ठीक लग रहा था। वह चुपचाप बैठ गया। पायल आंखों में चमक के साथ अथर्व को देख रही थी। उसने इतना हैंडसम लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। पायल अथर्व से बोली, आप बहुत हैंडसम हो। अचानक पायल की बात सुनकर अथर्व को थोड़ा खांसी आ गई। सौम्य ने पायल का ग्लास अथर्व की तरफ बढ़ाया। अथर्व ने ऑकवर्ड होकर कहा, नो थैंक्स, आई एम ओके। इसके बाद पानी का ग्लास वहां पर रखकर सोफे पर पायल के पास बैठ गया और कड़क आंखों से अथर्व को देखने लगा, जैसे कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा। अथर्व की नजरें उस दरवाजे की तरफ जा रही थी जहां पर कहर कमरे में अंदर गई थी। थोड़ी ही देर में कहर निकलकर बाहर आती। अथर्व जब उसे देखता है तो कुछ सेकंड तक उसकी नजरें उस पर जाके टिक ही जाती हैं। कहर ने भालू जैसे कपड़े पहन रखे थे और बालों को 2 पोनीटेल बनाकर बांध रखा था। एक सेफ्ट लाइट राइट साइड, वह किसी छोटे बच्चे की तरह बहुत क्यूट और बहुत प्यारी लग रही थी और काफी खूबसूरत भी। अथर्व का दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। वह कहर को देखता ही रह गया। सौम्य ने जब अथर्व को ऐसे रिएक्शन देखे तो उसका अपना गला साफ किया, जो सुनकर अथर्व थोड़ा होश में आया और ऑकवर्ड होकर इधर उधर नजरें चुराने लगा। कहर सोफे के पास आकर बोली, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अथर्व कहर से बोला, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहर ने हाथों को छाती पर क्रॉस किया और आईब्रोज को ऊपर उठाया। अथर्व ने कहा, वह मेरी उन गुंडों से जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस पर कहर ने जवाब दिया, एक छोटा सा थैंक यू बोलने के लिए तुम इतनी दूर चलकर आए हो? इट्स ओके, ऐसे भी मैं किसी की मदद करने के बदले थैंक यू नहीं लेती। अथर्व कहर से बोला, नहीं, वह मुझे तुमसे और भी कुछ जरूरी बात करनी थी। कहर चुपचाप सुनती रही। अथर्व ने कहा, एक्चुअली मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। इस पर कहर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, कैसा ऑफर? तो अथर्व ने थोड़ी सख्त आवाज में जवाब दिया, क्या तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगी? कहर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये सुनकर जो कुछ भी अभी अभी अथर्व ने कहा वो एकदम से बोलती है, क्या कहा तुमने अभी भी? अथर्व ने जवाब दिया, वही कहा जो तुमने अभी अभी अपने कानों से सुना। मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता हूँ। कहर की हैरानी का ठिकाना नहीं था।
वह बहुत ज्यादा हैरान थी, उसने यह उम्मीद नहीं की थी। फिर अथर्व की अगली बातों से उसके होश और भी ज्यादा उड़ जाते हैं। अथर्व ने कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दूंगा अगर तुम यह काम करने के लिए तैयार हो जाती हो तो। यह सुनते ही कहर की आंखें बड़ी हो जाती है और वह चौंक कर बोलती है, कितने? अथर्व को लगा शायद इतना काफी नहीं है, तो अगले अमाउंट को बढ़ाते हुए ऑल राइट और तो फिर 2 लाख रुपए महीना कैसा रहेगा? कहर के साथ साथ उसके भाई बहन पायल और सौम्य भी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उन दोनों की तरफ कहर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे इस तरह से देखकर अथर्व को समझ नहीं आ रहा था उसका जवाब क्या है। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर इतनी भी काफी नहीं है तो फिर 3 लाख। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक कहर ने, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। अथर्व का मुंह वहीं बंद हो गया। कहर अपनी आंखों को सिकोड़कर अथर्व को देखने लगी, जैसे सस्पेनियस नजरों से देख रही हो। फिर उसके एक्सप्रेशन थोड़े कड़क हो गए। अचानक कहर के बदलते एक्सप्रेशन देखकर अथर्व को अजीब लगा। कहर ने पूछा, आप अचानक मुझे अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनाना चाहते हो? आखिर इरादा क्या है आपका? कहीं ये मुझे अपने पास रखने का कोई बहाना तो नहीं? कहीं आपका मुझ पर दिल विल तो नहीं आ गया ना? अचानक यह सुनकर अथर्व के आईब्रोज ऊपर उठ गए। कमाल है इस लड़की का कॉन्फिडेंस। इरिटेशन में अथर्व ने अपना माथा रगड़ा और फिर उसे मन ही मन में कहा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की भी हद होती है। ये लड़की आखिर अपने आप को समझती क्या है? उसे चुपचाप देखकर कहर ने कहा, चुप क्यों हो, जवाब दो। अथर्व ने थोड़ा सा अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करते हुए थोड़ी शांत आवाज में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर लेकर नहीं आया हूँ। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। अपने कानों को अच्छे से खोलो और सुनो, मैं तुम्हें यहाँ अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर लेकर आया हूँ। और वो इसलिए क्योंकि आगे अथर्व कुछ बोला नहीं। इतना सुनते ही कहर ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए कहा, क्योंकि क्या? अथर्व ने जवाब दिया, क्योंकि एक तो तुमने उन गुंडों से मेरी जान बचाई, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और दूसरा, जिस तरह से तुम उन लोगों से फाइट कर रही थी, तुम्हारी फाइटिंग स्किल लाजवाब थी। देखकर लग रहा था कि तुम कोई ट्रेंड सोल्जर हो, कोई सीक्रेट सोल्जर। यह सुनते ही अचानक कहर थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो बस अपने सेल्फ सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा कराटे वगैरह सीख लिया था। मैं कोई एजेंट वेजेंट नहीं हूँ। अचानक से थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है। अथर्व ने कहा, चाहे जो भी हो, मगर उन गुंडों से लड़ने में तुम्हारे स्किल लाजवाब थे। मेरे किसी बॉडीगार्ड में आज तक इतनी पावर नहीं देखी कि 25 लोगों को एक साथ हैंडल कर सके, मगर तुमने किया। मैं तुम्हें अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड इसी रीजन से बनाना चाहता हूँ। तुम पावरफुल हो और अब मुझे अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा भी नहीं रह गया। इस बात पर कहर ने जवाब दिया, तुम्हें उन पर भरोसा नहीं तो मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो? इनफैक्ट तुम्हें मुझ पर तो बिल्कुल भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है, जितने अच्छे हमारे बीच में कोइंसिडेंस हुए हैं, तुम्हें इस दुनिया में अपने दुश्मन पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, मगर मुझ पर नहीं। फिर क्या चक्कर है? अथर्व इरिटेट हो रहा था। बात मानने की बजाय ये लड़की सवालों की गोलियां चला रही थी उसके ऊपर। अब वह क्या बताए, उसने खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्यों आया। पर उसे बस इतना लगा कि कहर ने जिस तरह से उसकी जान बचाई, उस गुंडों से फाइट की, उससे ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी गार्ड अथर्व को मिल ही नहीं सकती। अथर्व ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, जबकि जॉब मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। कहर ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मैं बिना तहकीकात के कहीं काम नहीं करती। अथर्व ने जवाब दिया, देखो मिस कहर, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वह काम मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी सैलरी भी जितना तुम चाहो उतना डिमांड कर सकती हो। इसके बाद अथर्व ने अपना कार्ड निकाला और वहीं टेबल पर रखते हुए बोला, आराम से सोचकर मुझे कॉल करके बता देना, कोई जल्दी नहीं है। यह बोलकर अथर्व वहां से चला गया। कहर चुपचाप खड़ी उसे दरवाजे से जाता हुआ देख रही और जल्दी ही अथर्व के पीछे दरवाजा बंद हो गया। वह चुपचाप सोफे पर के पास आई, फैलकर आराम से सोफे पर बैठ गई और उसने एक पैर के ऊपर एक पैर को रखा, हाथों पर छाती पर क्रॉस किया और उसकी नजरें टेबल पर रखे हुए अथर्व के बिजनेस कार्ड पर थी। तभी पायल ने कहा, दीदी मान जाओ ना, वह कितना हैंडसम है। असल में अथर्व बहुत ज्यादा हैंडसम था। पायल जो कहा वह सच था और इस बात से सौम्य भी एग्री करता था। वह वाकई में गजब का हैंडसम इंसान था और पैसे वाला भी, शक्ल से शरीफ भी लगता था। कहर आगे बढ़ी, बिजनेस कार्ड को हाथ में उठाया, उसे उलट पलट कर देखने लगी। सौम्य ने कहा,
वैसे अगर मेरी मानो तो मुझे भी लड़के में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही दीदी, आपको उसका बॉडीगार्ड बन ही जाना चाहिए। इस बात पर कहर ने सौम्य की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम जानते भी हो कि उसने कितना कितना बड़ा खड़ूस है वो? इस बात पर सौम्य ने कहा, तो क्या हुआ, पैसे वाला इंसान तो थोड़े खड़ूस होते ही हैं और हो भी जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, बिहेव थोड़ा सा तो कड़क होगा, वरना फिर वह इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे मैनेज करेगा। सौम्य की समझदारी से भरी बात सुनकर कहने का, हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पर तुम लोग मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो उसके साथ काम करने के लिए? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? यह बोलकर कहर बड़े ही सस्पिनियस नजरों से अपने छोटे भाई बहन को देखने लगी कि उसके दिमाग में क्या खुराफात पल रही है। सौम्य ने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके थोड़ी कड़क आवाज में, कड़क आंखों के साथ कहर को देखते हुए कहा, हमने पिछली आपकी जो ब्लाइंड डेट फिक्स की थी ना, उसका कोई रेस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। अचानक ये सुनकर कहर एकदम ऑकवर्ड हो जाती है और सीधा होकर बैठ जाती है, तो अपने सर को हल्का सा खुजाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली दरअसल बात यह है कि वह लड़का मुझे कुछ जमा नहीं, बहुत ठरकी टाइप का था, मुझे ऐसे ताड़ रहा था जैसे टूट ही पड़ेगा, बड़ा गंदा था। इस बात पर सौम्य ने कहा, आप हमेशा ऐसे ही बहाने मारती हो, आपको कोई लड़का पसंद नहीं आता और मैंने आपको कहा था कि चुपचाप अपने लिए कोई लड़का पसंद करके उसे डेट कीजिए। बहुत हो गया आपका सिंगल रहना, और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो लड़का अभी अभी यहाँ से गया है वह देखने में ठीक ठाक लड़का है। तो आई थिंक सौम्य इतना ही कहा कि कहर खड़ी होकर बोली, शट अप, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। खड़ूस कहीं का, एटीट्यूड देखा है उसका, जैसे ही वह दुनिया में और किसी को की कोई औकात नहीं है उसके सामने। इस बात पर सौम्य ने कहा, नौटंकी मत कीजिए, आप जिस तरह से उसे देख रही थी, देखकर लग तो नहीं रहा था कि आपको वह पसंद नहीं। भले ही आप उसके सामने कितना भी गुस्सा होने का नाटक करें, मगर आपकी आंखें सब बता देती हैं। यह सुनकर तो कहर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लेती है। गॉड डैम इट, उसके भाई बहन भी क्या चीज है, ऐसे कैसे पता चल जाता है? असल में सही में कहर जब भी अथर्व को देखती है तो वह इस चीज को देखकर हैरान थी कि कोई इंसान इतना हैंडसम, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सक्सेसफुल, कंप्लीट पैकेज कैसे हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा खड़ूस है, एटीट्यूड की थोड़ी प्रॉब्लम है, मगर जितना बड़ा बिजनेसमैन है यह एटीट्यूड उस पर सूट करता है। कहर अपना थोड़ा सा गला साफ करती और कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाकर जरा सो जाती हूँ। ओके, यह बोलकर वह फटाफट अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद किया और बेड पर जाके बैठ गई। उसके हाथ में अथर्व का दिया हुआ कार्ड था, जिसमें वह देखकर सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तो मिस्टर एटीट्यूड किंग मुझे पर्सनल बॉडीगार्ड बनाना चाहते हैं। एक बड़े से बंगले के हॉल में कुछ लोग आराम से बैठे हुए थे। उनकी हंसी मजाक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मिस्टर और मिसेस मित्तल यानी कि आन्या और रूपाली के मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे और उनके ठीक अपोजिट साइड में बैठे थे नक्श के मम्मी पापा मिस्टर और मिसेस सक्सेना। नक्श और रूपाली की उनके साइड में ही बैठे हुए थे। आज सब लोग काफी हंसी खुशी ड्रिंक कर रहे थे और बातें कर रहे थे। माहौल बेहद खुशनुमा था। मेरे ख्याल से अब जल्द ही हमें आगे प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए, मिस्टर सक्सेना ने कहा। तो मिस्टर मित्तल, आपने क्या सोचा है अब आगे आपकी कंपनी के सीईओ की नई पोजीशन के बारे में? मिस्टर मित्तल ने हंसते हुए कहा। क्या मिस्टर सक्सेना, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारा कोई बेटा नहीं, हमारी तो सिर्फ एक बेटी है रूपाली, और अब जब नक्श की उसके साथ सगाई हो गई है और दोनों ही जल्दी शादी होने वाली है, तो हमारे लिए नक्श ही हमारा बेटा है। हमने फैसला किया है कि हम लोग अपना सब कुछ रूपाली और नक्श के नाम करेंगे। हमारी कंपनी की नई सीईओ हम रूपाली को ही अपॉइंट करेंगे। मिस्टर मित्तल ने जब कहा कि उनकी एक ही बेटी है रूपाली, तो यह बात नक्श को थोड़ी अजीब लगी। उसने बड़ों के मामले में ज्यादा बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी उसने कहा, अंकल क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? इस पर मिस्टर मित्तल ने हंसते हुए कहा, अरे कब तक अंकल कहते रहोगे, अब तो हमारे होने वाले दामाद हो गए भाई। मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, तुम पापा बोलो, डैड बोलो। जैसे रूपाली बोलती, रूपाली का चेहरा खिल उठा था। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर खुशी अलग ही चमक रही थी। आपने कहा कि आपकी केवल एक ही बेटी है? मुझे नहीं लगता आपको ये कहना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सब लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सब थोड़े कंफ्यूज और सीरियस फेस के साथ नक्श को देखने लगे। रूपाली भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, मगर वह जानती थी कि नक्श किसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आया, पर वह चुपचाप बैठी रही, चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट के साथ। आन्या भी अपनी
आपकी बेटी है, इस प्रॉपर्टी कंपनी और सीईओ की पोजीशन पर उसका भी तो हक है, एक बार उसकी राय भी तो जान लेते। नक्श इतना ही बोल पाया था कि मिसेस मित्तल यानी रूपाली की माँ थोड़ा कड़क करके बोली, देखो बेटा, हमारे लिए हमारे खानदान की वारिस सिर्फ हमारी रूपाली है, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ कि वह गवार भी कभी मेरी ही बेटी थी, मैंने ही उसे पैदा किया था, पर शायद उसकी किस्मत में सब कुछ नहीं, वह हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी। बचपन से लेकर एक रात आश्रम में पली बड़ी, 100 किलो की लड़की, ऊपर से अंधी। क्या तुम्हें लगता है कि यह वह सब कुछ संभाल सकती है? बिल्कुल नहीं, वह इस लायक नहीं है। वह घर से कितने दिनों पहले चली गई थी, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। अगर उसे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल होता तो वह घर आने की कोशिश नहीं करती। पता नहीं किसके साथ भाग गई होगी या अपना मुंह काला करवा रही होगी। आन्या का जिक्र करते ही मिसेस मित्तल का पारा तो ऊपर ही पहुंच गया। रूपाली ने देखा कि नक्श के एक्सप्रेशन थोड़े बदलने लगे थे। आन्या के बारे में यह बातें सुनना शायद उसे पसंद नहीं आ रहा था। वह कुछ बोलता उससे पहले ही रूपाली ने कहा, मॉम प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आन्या जैसी भी है वह मेरी बड़ी बहन है, मेरी दीदी है, मुझे नहीं लगता कि वह किसी के साथ भाग सकती है। माना कि वह देख नहीं सकती, मगर नक्श सही बोल रहा है, इस प्रॉपर्टी में उसका भी तो हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आन्या को उसका हिस्सा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पोजीशन उसी को दे देनी चाहिए। ऊपर से रूपाली ने यह बात बोल दी, लेकिन अंदर से बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि एक इंसान भी इस फेवर में नहीं होगा कि किसी और की पोजीशन आन्या को दे दी जाए, इसलिए उसने कुछ बोलना भी जरूरी नहीं था। वह तो बस नक्श की नजरों में महान बनना चाहती थी। उसके बाद उसकी बातों को सुनकर नक्श ने उसकी तरफ देखा, उसके एक्सप्रेशन थोड़े नरम हो गए थे। तभी मिस्टर सक्सेना ने कहा, यह तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम यह समझती हो कि अपनी बहन को सीईओ की पोजीशन देने का मतलब क्या है? अरे वह तो देख नहीं सकती, कंपनी क्या खाक संभालेगी? वह अपने आप को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। फिर तो पता नहीं अचानक ही कैसे इतना ओवर वेट हो गई। बचपन में तो ठीक ठाक थी, जरूर कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ गलत चीज खाई पी होगी, इस्तेमाल की होगी, इसलिए उसका शरीर इतना बिगड़ गया। ऊपर से आंखें भी तो नहीं है। जो लड़की 4 कदम तक बिना छड़ी का सहारा लेके नहीं चल सकती, वह कंपनी को क्या खाक चलाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता उसे पोजीशन देना सही रहेगा। ये पोजीशन तो तुम्हारे हिस्से आनी चाहिए। यह सुनकर तो उसका दिल और जोर से उछल पड़ा। फिर भी उसने नंबर बनाने के चक्कर में उदास चेहरा बनाकर, लेकिन पापा, मैं अपनी बड़ी बहन का हक तो नहीं मारना चाहती, वह मेरी बड़ी बहन है, मुझसे पहले इस प्रॉपर्टीज कंपनी इस पोजीशन पर उसका हक है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका हक छीन लूं, यह गलत होगा उसके साथ। रूपाली की बातें नक्श के दिल को छू जाती हैं। नक्श ने कहा, पापा सही बोल रहे हैं, आन्या देख नहीं सकती इसलिए वह कंपनी नहीं चला सकती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी परमिशन के यह पोजीशन तुम्हारे हवाले कर दे। कम से कम उससे पूछना तो बनता है, वह भी इस घर की बड़ी बेटी है। मिस्टर और मिसेस मित्तल उसका नाम सुनकर ही इरिटेट हो जाते थे। नक्श के मम्मी पापा तो यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का अब तक उस लड़की के लिए इतना फिक्रमंद कैसे है। नक्श के मॉम ने कहा, नक्श तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब से यह घर छोड़कर गई है उसने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। नक्श ने अपनी मॉम की तरफ देखकर कहा, मॉम प्लीज उसके बारे में इतना कड़वा मत बोलिए। क्या आप भूल गई उसकी आंखें क्यों चली गई थी? आपके इकलौते बेटे की जान बचाने के चक्कर में। कम से कम आपको तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि बचपन में जब नक्श की जान पर खतरा था तब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तो आन्या ने उसकी जान बचाई थी। उसकी जगह आन्या का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी आंखें चली गई। नक्श तो पहले इस बात से बहुत गिल्टी में रहता था कि उसने आन्या को हर्ट कर दिया। ऊपर से वह नहीं चाहता था कि यहाँ उसके हक को उससे कोई छीने या उससे छीन लिया जाए। मिस्टर मित्तल ने अनोइंग एक्सप्रेशन बनाए, लेकिन अपने इरिटेशन को थोड़ा कंट्रोल करते हुए मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है नक्श बेटा, जैसा तुम चाहते हो हम उसे जरूर बुलाएंगे ताकि वह यहाँ पर आकर खुद इस पोजीशन को रूपाली को देकर चली जाए। वैसे भी मेरे मॉम डैड ने उसी को इन सब का वारिस अनाउंस किया था। जितने शेयर रूपाली के पास है उतने उसके पास भी हैं, तो उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है ताकि रूपाली को सीईओ की पोजीशन मिल सके। नक्श आगे कुछ बोलना चाहता था, पर नक्श की मॉम ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। नक्श आगे कुछ बोल नहीं पाया। रूपाली के कमरे में दोनों अंदर आते हैं। रूपाली नक्श को बिस्तर के पास लेकर आती है, उसे प्यार से बिस्तर पर बिठा देती है और फिर उसके करीब आने लगती है।
नक्श अभी भी ख्यालों में खोया हुआ तो रूपाली जैसे उसकी गोद में आकर बैठी तो वह थोड़ा होश में आकर उसकी तरफ देखने लगा। रूपाली धीरे से उसके करीब आने लगी उसे किस करने के लिए, मगर वह किस कर पाती इससे पहले ही नक्श ने उसके कंधों पर हाथ रख के उसे थोड़ा सा पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखा और बोला, रूपाली क्या तुम्हें यह सब कुछ ठीक लग रहा है? रूपाली कंफ्यूज होकर बोली, क्या मतलब नक्श, मैं कुछ समझी नहीं। क्या ठीक लग रहा है? नक्श ने कहा, आन्या तुम्हारी बड़ी बहन है, हर चीज पर उसका हक तुमसे पहले है, ऐसे उसका हक छीनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रूपाली ने नक्श की आंखों में बेचैनी साफ देखी। वह अपने मन ही मन गुस्से में बोली, यह नक्श कभी उस भैंस का साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने इसे अपने प्यार में पागल कर दिया, पर पता नहीं उसके दिल से आन्या के लिए फिक्र क्यों नहीं जाती। अब मैं क्या करूं? मैं उस मोटी भैंस को इस घर से बिल्कुल नहीं देख सकती, मगर उसका आना भी बहुत जरूरी है ताकि वह अपने हिस्से के शेयर्स मुझे दे सके, तभी तो मैं सीईओ बन पाऊंगी। लेकिन नक्श को भी समझना होगा कि इसके मन में यह दुविधा हमारे रिश्ते के लिए खतरा बन सकती है। मैंने बहुत मुश्किल से नक्श को पाया है और मैं उसे दोबारा आन्या की झोली में नहीं गिरने दूंगी। रूपाली खोई हुई थी कि नक्श उसे हल्का सा हिलाकर कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? रूपाली थोड़ा होश में आई और मुस्कुराकर नक्श के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं इसके बारे में ऑलरेडी सोच चुकी हूँ, तुम चिंता मत करो, दीदी के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। इस घर में उनका जो हिस्सा है वह उन्हें जरूर मिलेगा। नक्श थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, कैसे? मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या सोच रखा है तुमने? रूपाली एक गहरी सांस लेकर बोली, जैसा कि तुम्हें पता है कि आन्या दीदी देख नहीं सकती, वह बिजनेस और कंपनी नहीं चला सकती। हम उन पर चाहे कितना भी रहम करें, मगर इससे उनके ही सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, वह यह नहीं कर पाएंगी। और यह कंपनी मेरे ग्रैंडपा और डैड ने बहुत मेहनत से खड़ी की है, इसे सही हाथों में जाना सबसे सही रहेगा। उसने आगे कहा, उसके बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसके लिए मेरा सीईओ बनना बहुत जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे साथ बराबर की हो सकूं और फिर पूरे गर्व के साथ तुम्हारे साथ शादी कर सकूं। मगर आन्या दीदी, क्या हुआ अगर वह सीईओ नहीं बन सकती? तुम्हें पता है कि वह बहुत सारे साइड बिजनेस हैं जिन्हें अंधे लोग भी चला सकते हैं। हम ऐसा कोई बिजनेस आन्या दीदी के लिए खोलकर उन्हें दे देंगे जिसे वह अपनी मर्जी से अपने दिमाग से चला सकेंगी। यह सुनकर नक्श की आंखों में अचानक चमक आ जाती है और वह तुरंत कहता है, यह बहुत सही आइडिया है, तुमने बिल्कुल सही सोचा है रूपाली। नक्श को इतना खुश देखकर रूपाली उसके करीब आकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं दीदी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। दीदी हमें अपना नहीं मानती, बिना बताए घर छोड़कर चली गई, आज तक कभी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा। वह मुझसे तो बता सकती थी कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर उन्होंने नहीं बताया। पर कोई बात नहीं, हम आन्या दीदी को ढूंढेंगे और उन्हें घर लेकर आएंगे, उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। इस बात पर नक्श ने कहा, नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने आन्या को कॉल किया था, उससे बात हुई थी मेरी। यह सुनकर रूपाली एकदम से चौंक जाती है, एक अजीब सी घबराहट उसके दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर वह अपनी घबराहट को थोड़ा छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर झूठ मूठ का एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोली, क्या सच में? ओ माय गॉड, आन्या दीदी से बात हुई थी तुम्हारी? कैसी है वह, ठीक तो है ना? नक्श ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ वह बिल्कुल ठीक है और मैं उससे बहुत जल्द बात करूंगा ताकि वह यहाँ अपने घर वापस आ सके। मैं उसे फोर्स करूंगा, वह मेरी बात जरूर मानेगी। हालांकि नक्श इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि वह आन्या को मना भी पाएगा या नहीं, लेकिन अगर रूपाली को सीईओ की पोजीशन देनी है तो आन्या का इस घर में आना बहुत जरूरी है। अगर रूपाली सीईओ नहीं बनी तो हो सकता है उसके मॉम डैड रूपाली के साथ उसकी शादी ना करवाए, क्योंकि वह अपने मॉम डैड को अच्छी तरह से जानता था। उनके लिए पैसा और बिजनेस भी उतने ही मायने रखते थे जितना कि उनका अपना बेटा। इसलिए रूपाली से शादी करनी है तो बहुत जरूरी है कि वह कंपनी पर एक अच्छी पोजीशन पे हो। रूपाली नक्श के करीब आते हुए बोली, अब अगर तुम्हारी सारी कंफ्यूजन और बेचैनी दूर हो गई हो तो अब मुझ पर भी फोकस कर लो। ना जाने कितने वक्त से मैं तुम्हारे टच के लिए कितना तड़प रही हूँ। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।